हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में दीपावली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अयोध्या में इस बार 8वां संस्करण हमको दीपोत्सव का देखने को मिलता है, जहां पर अयोध्या वासियों ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सरयू नदी के किनारे 55 घाट, जिसके अंतर्गत राम की पैड़ी आती है, वहां पर ये रिकॉर्ड्स बनाए गए। पहले रिकॉर्ड में 25 लाख दियों को एक साथ जलाया गया और दूसरे रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि 1121 वेदाचार्यों ने वहां पर आरती की। तो फ्रेंड्स, दीपावली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के साथ साथ हम अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज को भी चालू रखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना यानी कि सेंसस कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स, भारत में जो सेंसस है यानी कि जनगणना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय कराता है। भारत में जो 2021 की सेंसस है वो अभी तक नहीं हो पाई है, वो डिले चल रही है। उसी के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2026 तक ये जो सेंसस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस सेंसस का, इस जनगणना का जो असर है, दो इंपॉर्टेंट पहलुओं पर पड़ने वाला है। सबसे पहला है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, लोकसभा क्षेत्र होते हैं, उन पर यहाँ पर जो सेंसस होगी उसका असर पड़ेगा। और साथ साथ यहाँ पर महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात की गई है लोकसभा में और विधानसभा में, वहां पर भी हमको इस सेंसस का असर देखने को मिलेगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन आता है। वही फ्रेंड्स जनगणना को और भारत में जो भाषीय सर्वेक्षण होता है उसको कराता है। इसका गठन 1961 में किया गया था। इसके अनुसार 2011 में जो 640 जिले थे वो 2021 में 736 हो गए हैं। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सेंसस के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में जनगणना हर 10वें साल होती है। ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो भारत की पहली सिटी जहां पर सबसे पहले जनगणना की गई वो ढाका थी। वहां पर 1830 में हेनरी वॉल्टन ने सबसे पहले जनगणना कराई थी। इसके बाद भारत में पहली नॉन सिंक्रोनस जनगणना होती है 1872 में, जो कराई गई थी लॉर्ड मायो द्वारा। यहाँ पर फ्रेंड्स, नॉन सिंक्रोनस का ये मतलब है कि ये जो जनगणना हुई थी उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं था, वो बस करा ली गई थी। और उसके बाद सबसे पहली सिंक्रोनस जनगणना हमको देखने को मिलती है 1881 में, जिसके बाद यहाँ पर यह डिसाइड किया गया था कि हर 10 साल में भारत में जनगणना कराई जाएगी। अगर हम यहाँ पर कानूनी प्रावधानों की बात करें तो 1948 में हम देखते हैं कि सेंसस एक्ट लाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा, जिसके अनुसार फ्रेंड्स भारत में जनगणना होती है। जनगणना आर्टिकल 246 के तहत यूनियन लिस्ट में आता है। ये हमको 7th शेड्यूल में 69 नंबर पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जनगणना से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं पर नजर डाल ली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा कोणार्क सन टेम्पल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 1983। हाल ही में कोणार्क सन टेम्पल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स सैंड स्टोन से बने कोणार्क मंदिर के पास जो हमको व्हील दिखता है, पहिया दिखता है, उसके 4 रेप्लिका हमको राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में स्थापित होते हुए दिखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो कोणार्क सन टेम्पल है वो न्यूज़ में है। आइए कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण 13th सेंचुरी में कराया गया था राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा। नरसिम्हदेव प्रथम ईस्ट गंगा डायनेस्टी से आते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है वो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इस मंदिर की अगर डिजाइन की बात करें तो बेसिकली ये सूर्य भगवान के रथ को सिंबलाइज करता है, जहां पर हमको पत्थर से बना रथ देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत 12 व्हील्स हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि 12 पहिए देखने को मिलते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए जो सामग्री यूज की गई है वो है कोंडेलाइट स्टोन्स। और इस मंदिर के चारों ओर हमको हमारे सांस्कृतिक जीवन और पौराणिक कथाओं से संबंधित कार्विंग्स यानी कि संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इस मंदिर का खगोलीय महत्व यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी है, क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि इसके आसपास जो हमको पहिए देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। इस तरह से ये मंदिर प्राचीन भारतीय ज्ञान को दर्शाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक की रूट एप्लीकेशन पर आपको दिवाली सेल देखने को मिलेगी, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर फाउंडेशन कोर्सेज और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर अप टू 80% ऑफ के लिए लक्ष्मी कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, दिवाली कूपन कोड को आप यूज़ कर सकते हैं उन कोर्सेज पर जिनकी कीमत 1000 से ज़्यादा है। साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर डायरेक्टली आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने फ्लैट डिस्काउंट दिया है हर कोर्स पर। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज है उसकी लिस्ट आपके सामने है।
इन सब कोर्सेज को फ्रेंड्स आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 आवर जनरल स्टडीज़ कोर्स बाय अक्षय सर लॉन्च किया गया है, जहां पर अक्षय सर ने अपनी यूनिक टीचिंग कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर कंप्लीट जीएस को कवर किया है सिर्फ 100 आवर्स में। तो फ्रेंड्स इस कोर्स को एक बार ज़रूर विजिट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू तरुण प्लस कैटेगरी के तहत बढ़ी हुई ऋण सीमा क्या है? फ्रेंड्स मुद्रा लोन 3 कैटेगरी के तहत दिए जाते थे, शिशु, किशोर, तरुण। वहां पर सरकार ने अब तरुण प्लस कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत यहाँ पर 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 20 लाख, यानी कि डी ऑप्शन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। ये योजना 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी जिनको हम बोलते हैं, और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं, जो कि यहाँ पर एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को लोन दे सकते हैं। यहाँ पर पहली कैटेगरी जो लोन की है वो है शिशु लोन, जिसके अंतर्गत 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर लोन में हम देखते हैं कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। तरुण कैटेगरी में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलता है, और अब तरुण प्लस कैटेगरी में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन हमको देखने को मिलेगा। आइए फ्रेंड्स इस योजना के और भी फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कोलेट्रल फ्री लोन, यानी कि यहाँ पर कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना है और आपको लोन मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर मुद्रा कार्ड बनता है, जो भी यहाँ पर लोन लेता है ये रुपए डेबिट कार्ड होता है, जिससे यहाँ पर पेमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप इजीली अपने पैसे को यूज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर मुद्रा मित्र ऐप भी है, जहाँ पर आप अपने लोन से संबंधित इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, रिसोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं और गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर हैं इस योजना के। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, खासकर फ्रेंड्स जो छोटे व्यापारी होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्योहार कहाँ मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये बहुत ही यूनिक त्यौहार है। इस फेस्टिवल को भी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ये त्यौहार हमको हमारे पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिलता है। नेपाल में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये त्यौहार नेपाल में 4 से 5 दिन तक चलता है। सबसे पहले दिन हमको देखने को मिलता है काक त्योहार। यहाँ पर काक यानी कि क्रो, कौआ, उसकी पूजन की जाती है, क्योंकि क्रो को मैसेंजर ऑफ यमराज माना जाता है, यमराज जी का दूत माना जाता है। उसके दूसरे दिन कुकुर त्योहार देखने को मिलता है, जहाँ पर डॉग्स की पूजन की जाती है। फिर नेक्स्ट दिन हमको लक्ष्मी पूजन देखने को मिलती है। भारत की तरह ही यहाँ पर नेपाल में लक्ष्मी पूजन होती है। यहाँ पर नेपाल में बालियो और दूसरी फोक डांस हमको देखने को मिलता है, जो कि एक अलग फीचर है लक्ष्मी पूजा का। उसके बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजन होती है, और लास्ट में फ्रेंड्स भाई तिलक, जिस तरह से भारत में भाई दूज को मनाया जाता है, वहाँ पर भाई तिलक किया जाता है। तो फ्रेंड्स दिवाली से मिलता जुलता त्यौहार हमको नेपाल में देखने को मिलता है, जिसका नाम है तिहार त्योहार, जो कि मनाया जाता है नेपाल में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने म्यूनिस को बैन किया है? पिछले हफ्ते हैदराबाद से काफ़ी ज़्यादा फूड पॉइजनिंग की कंप्लेन आ रही थी, और हाल ही में ऐसा भी हुआ कि फूड पॉइजनिंग की वजह से एक महिला की जान चली गई, और लगभग 40 से 50 लोग मोमोज खाने से बीमार भी हो जाते हैं हैदराबाद में। जिसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, और उस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यहाँ पर जो खाने में म्यूनिस का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है। इसलिए यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने ये फैसला लिया है कि तेलंगाना में आने वाले 1 साल तक म्यूनिस का उत्पादन, उसकी बिक्री और स्टोरेज तीनों पर बैन लगा दिया जाएगा। खासकर फ्रेंड्स जो मेयोनीज रॉ एग से बनती है, कच्चे अंडे से बनती है, उस मेयोनीज पर यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने बैन लगाया है। ये जो ऑर्डर है आने वाले 1 साल तक लागू रहेगा। 2006 का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, उसके सेक्शन 30 सब क्लॉज 2A के तहत ये जो बैन है वो लगाया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क बताई जा रही है फूड पॉइजनिंग की। फ्रेंड्स यहाँ पर हम म्यूनिस की बात करें तो म्यूनिस फ्रेंड्स अधिकतर हमको सैंडविच, सैलेड्स, स्नैक्स, शॉर्मा और बर्गर्स में हमको देखने को मिलता है। इसकी शेल लाइफ कम है, यानी कि फ्रेंड्स ये ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश नहीं रहता, इसको जल्दी यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में पैस्चराइज्ड एग मैंडेटरी कर दिया गया है जब भी आप म्यूनिस को बनाते हैं, और इंडिया में हमको बॉटल्ड म्यूनिस भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कैल्शियम डाइऑक्साइड EDTA प्रिजर्वेटिव को यूज़ किया जाता है, जिससे उसकी शेल लाइफ बढ़ जाती है। तो बॉटल्ड म्यूनिस और रॉ एग म्यूनिस में अंतर भी होता है। और यहाँ पर किस प्रिजर्वेटिव का नाम लिया हमने? कैल्शियम डाइऑक्साइड। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स तेलंगाना में आने वाले 1 साल तक म्यूनिस बैन रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का गठन 1987 में किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए 1987। फ्रेंड्स, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रेंड्स गोल्ड इंडस्ट्री यानी कि स्वर्ण उद्योग को रेगुलेट करता है, उस पर नजर रखता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। हाल ही में हम देखते हैं कि इंडिया में गोल्ड की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। लगभग 18% से ज़्यादा हमको गोल्ड की डिमांड बढ़ते हुए दिखती है जुलाई सितंबर 2024 में, जब हम उसकी तुलना करते हैं 2023 में इसी पीरियड से। साथ साथ फ्रेंड्स, जनवरी से लेकर सितंबर तक हम देखते हैं कि लगभग 8.6% की डिमांड बढ़ी है जब हम इसकी तुलना करते हैं 2023 से। अगर हम यहाँ पर बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू के हिसाब से भी 53% ज़्यादा हमने कीमत अदा करी है जब हमने इस गोल्ड को खरीदा है 2024 के थर्ड क्वार्टर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलरी है उसकी डिमांड हमको 10% से बढ़ते हुए दिखती है, और यहाँ पर ज्वेलरी की जो वैल्यू है उसमें हमको 43% इंक्रीज देखने को मिलता है। साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीआई ने भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया है, और अब आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स 855 मैट्रिक टन हो गए हैं, जिसमें से 510 मैट्रिक टन गोल्ड भारत में डोमेस्टिकली स्टोर किया गया है, और 324 मैट्रिक टन गोल्ड जो है वो सेफ कस्टडी में रखा गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि हाल ही में हमको गोल्ड में ट्रेडिंग और उसकी खरीद फरोख्त ज़्यादा इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि 2024-25 का जो यूनियन बजट आया था वहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया ने जो गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी है उसको 6% कर दिया था 15% से। तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी घटने की वजह से भी हमको गोल्ड की डिमांड इंडिया में बढ़ती हुई दिखती है। सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में अगर हम केमिकली बात करें तो फ्रेंड्स, इसका सिंबल AU है और इसका एटॉमिक नंबर 79 है। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में और गोल्ड के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 2024 में की गई थी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी 2024। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर यानी कि एकता दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक है उसका अनाउंसमेंट किया, और इस साल 463 पुलिस पर्सनल्स को यह अवार्ड दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने 1 फरवरी 2024 को बताया था कि उसके द्वारा जो 4 पदक दिए जाते हैं उन सबको मिलाकर अब 1 पदक दिया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन मेडल, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस एफिशिएंसी मेडल और यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस को मिलाकर एक मेडल कर दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह मेडल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने लॉ एनफोर्समेंट में एक्सेप्शनल काम किया हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर कोलिशन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? नेचर कोलिशन कोलंबिया द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, कोलंबिया। UN COP16 बायोडाइवर्सिटी टॉक्स कोलंबिया के काली में चल रही है, जहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है। वहाँ पर हम देखते हैं कोलंबिया और 20 अन्य देशों ने मिलकर नेचर कोलिशन को लॉन्च किया है। बेसिकली यहाँ पर ये जो मीटिंग्स चल रही हैं उन सबका यहाँ पर एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हम उस रास्ते को ईजाद कर पाएँ, उस रास्ते को ढूंढ पाएँ जिससे जो हमको प्रकृति में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ह्रास देखने को मिल रहा है, उसको हम रोक सकें 2030 तक। इस कोएलिशन के सभी देशों ने इस सिद्धांत को माना है कि इंसानियत को अपना जो संबंध है प्रकृति से वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सब कंट्रीज इस बात पर भी एग्री हुए हैं कि जो 23 गोल 2022 में कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत बनाए गए थे उन सबका यहाँ पर पालन किया जाएगा, और साथ साथ $200 बिलियन को मोबिलाइज भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर नेचर का कंजर्वेशन किया जा सके और लगभग 30% धरती को प्रिजर्व कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर कोलिशन लॉन्च किया गया है कोलंबिया द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिवेट 2024 स्टार्टअप कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटका में फ्रेंड्स, हाल ही में हम देखते हैं कि 2 स्टार्टअप प्रोग्राम को चालू किया है जिसमें से एलिवेट एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एलिवेट 2024 के साथ साथ कर्नाटका एक्सेलरेटर नेटवर्क प्रोग्राम चालू किया है, जहाँ पर वो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। एलिवेट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम के तहत जो शुरुआती स्टेज में स्टार्टअप्स होते हैं उनको यहाँ पर सीड फंडिंग दी जाएगी, यानी कि उनको यहाँ पर स्टार्टिंग में पैसा दिया जाएगा, जिसके तहत लगभग 50 लाख तक की रकम उनको दी जा सकती है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर उनको मेंटरशिप दी जाएगी, उनको यहाँ पर गाइडेंस दी जाएगी, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, अच्छा काम करने पर उनको और भी प्रोत्साहन मिले, इससे इंसेंटिव मिलेगा। साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर वेंचर कैपिटल नेटवर्क से उनको जोड़ा जाएगा ताकि वो अपने स्टार्टअप के लिए जल्द से जल्द फंडिंग्स को भी ले सकें।
कर्नाटका स्टार्टअप पॉलिसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। लगभग 302 स्टार्टअप्स इस प्रोग्राम के तहत बेनिफिट करेंगे ऐसा बताया जा रहा है। कर्नाटका एक्सेलेरेटर नेटवर्क प्रोग्राम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई है जहाँ पर मेंटरशिप, मार्केट की एक्सेस, फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सके स्टार्टअप्स को और एक अच्छा इकोसिस्टम बन सके जहाँ पर स्टार्टअप कल्चर कर्नाटका राज्य में हमको देखने को मिले। देश में कर्नाटका पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च की गई है स्टार्टअप्स के लिए। फ्रेंड्स, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको इस पॉइंट को भी नोट करना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था जनवरी 16, 2016 में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इट्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जो 8वां शेड्यूल है वो भाषाओं से यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, लैंग्वेज। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में हमको ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 के तहत जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हमको इस शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। अभी तक हम देखते हैं कि 22 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। उन सभी लैंग्वेज की लिस्ट आपके सामने है, यहाँ से आप उनको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो ये है कि कौन सी भाषा किस अमेंडमेंट से ऐड की गई, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ 14 भाषाएं ही हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलती थी। तो फ्रेंड्स, सिंधी भाषा को ऐड किया गया था 21वें अमेंडमेंट से 1967 में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया 71st अमेंडमेंट से 1992 में। फिर हम देखते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली भाषा को ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट से 2004 में। झारखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जहां पर आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की अपील करी कि वो भाषा को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, इसलिए हमको 8th शेड्यूल सुर्खियों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में कितने शेड्यूल हैं फ्रेंड्स, तो 12 शेड्यूल हमको देखने को मिलते हैं। आइए एक एक करके उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले शेड्यूल में हमको लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है। सेकंड शेड्यूल में हमको फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट से संबंधित, गवर्नर से संबंधित, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर से संबंधित, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर से संबंधित प्रावधान जो होते हैं वो सब हमको देखने को मिलते हैं। तीसरे शेड्यूल में जो ओथ होते हैं यानी कि शपथ जो होती है वो हमको देखने को मिलती है। चौथे शेड्यूल में हमको एलोकेशन ऑफ सीट्स देखने को मिलती है राज्यसभा के अंतर्गत। पांचवें शेड्यूल में हमको फ्रेंड्स शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में प्रावधान देखने को मिलते हैं। 6th शेड्यूल में हमको ट्राइबल एरिया जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में उनसे रिलेटेड प्रावधान देखने को मिलते हैं। 7th शेड्यूल में हमको लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट के तहत ही फ्रेंड्स यहाँ पर लॉ बनते हैं देश में। 8th शेड्यूल में हमको लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं जिसको हमने डिस्कस किया। 9 शेड्यूल्स में हमको वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन देखने को मिलते हैं। 10th शेड्यूल बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 11th शेड्यूल में हमको पंचायत से संबंधित पावर अथॉरिटी देखने को मिलती है और 12वें शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हर शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, हर शेड्यूल से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये लिस्ट आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का, तो आइए 31 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष के अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कितने लाख का बीमा कवर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया था। राइट आंसर बी। तीसरा क्वेश्चन, देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया? देश का पहला राइटर्स विलेज खोला गया है उत्तराखंड में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम देखते हैं कि नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है सी, श्री श्री रविशंकर जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 6th क्वेश्चन है, 4th भारत स्पेन फोरम का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? फ्रेंड्स, इसका आयोजन हमको मुंबई में देखने को मिलता है। राइट आंसर ए। 7th क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये नेशनल पार्क हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। राइट आंसर ए। 8th क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्र जी को फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बी। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2024 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो फ्रेंड्स, WHO ने इस रिपोर्ट को जारी किया है।
सही आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस दौरे के लिए वीवीएस लक्ष्मण जी को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 31 अक्टूबर 2024 के सभी करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आइए सबसे पहले 31 अक्टूबर के क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है फ्रांस के लियोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स पहला राज्य सतारा। थर्ड क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर था अंडमान एंड निकोबार। आई होप आप सभी के ये तीनों आंसर सही होंगे। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? दूसरा क्वेश्चन है, रायगढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तीसरा क्वेश्चन है, पल्क स्टेट भारत और किस देश के बीच है? तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 3 क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 1 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स कल फिर एक बार और डिस्कस करेंगे 2 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।